हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिवीजन सीरीज फॉर 100% JRF अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये इसका पार्ट 2 है और इसका कल पार्ट 1 इसका आ चुका है। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो देख लीजिएगा हमारी प्ले लिस्ट में जाकर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। और जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है सागर शर्मा क्लासेज के नाम से, वो इसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विज और भी जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हम पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की एक टेक्निक है आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसमें से आपको बताना कि कौन सा बेनिफिट नहीं है। इनएक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन, ये तो नेगेटिव पॉइंट है, तो ये तो बेनिफिट हो नहीं सकता। तो इनएक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन एक तो ये हो गया। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ये तो हेल्प करता है, तो ये तो आपका इसका बेनिफिट है। बेटर कंट्रोल, इससे बेटर कंट्रोल भी होता है, ये भी बेनिफिट है। रिडक्शन ऑफ प्राइम कॉस्ट, इससे पॉसिबल नहीं है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। तो इस केस में जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ए एंड डी। इनएक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन एंड रिडक्शन ऑफ प्राइम कॉस्ट आर नॉट द बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू। अब जब आप प्रोसेस अकाउंट बनाते हो तो आपको दो तरह के लॉस देखने को मिलते हैं। नॉर्मल लॉस, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो होना ही होना है। एबनॉर्मल लॉस, जिसको आप अवॉइड कर सकते हो लेकिन किसी ऐसी घटना से जो आप नहीं रोक पाए, आपने ध्यान नहीं दिया अपनी प्रोसेस में, तो आपका एबनॉर्मल लॉस भी हो जाता है। तो उसका वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस किसके बराबर होता है? आपका वो बराबर होता है टोटल प्रोसेस कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल गुड्स लेस वैल्यू ऑफ ट्रांसफर्ड आउट गुड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल लॉस निकालने का, तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन दी है, आपको प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। छोटा सा फॉर्मूला है MPS अपॉन EPS, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। अब देखो, आपको एक चीज़ तो यहाँ पे गिवन है, मार्केट प्राइस पर शेयर 48 रुपीज़ आपको दिया हुआ है। तो आप मार्केट प्राइस पर शेयर की जगह आप उसको लिख सकते हो, लेकिन यहाँ आपको अर्निंग पर शेयर गिवन नहीं है। तो उसके लिए लेकिन इन्फॉर्मेशन तो गिवन है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं। आपको यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो ये आपके लिए बहुत ईजिली हो जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से 9% जो प्रेफरेंस शेयर है, तो 3 लाख का 9% 27,000। 2,67,000 में से 27,000 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2,40,000। उसको हम डिवाइड कर देंगे जितनी हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 80,000 से, तो हमारा अर्निंग पर शेयर निकल आएगा जो कि 3 रुपये आएगा आपका। तो 48/3 करोगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका 16 आ जाएगा प्राइस अर्निंग रेशियो का। अगर फिर भी किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है कि कैसे इसको निकालना है, फुल सॉल्यूशन चाहिए, तो वो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, हम उसको फुल सॉल्यूशन वहाँ प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज 3 एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 0.5 देन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज DOL इक्वल्स टू 1 मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है MOS। ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, DOL इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.50, नहीं सॉरी, ये आपका आएगा 2। क्यों आएगा कि 1 आप 0.50 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2। जब एक बार आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया, इसका बात क्या है, अब मैं आपको इस नेक्स्ट स्लाइड पर दिखा देता हूँ बाकी का सॉल्यूशन। हमारा जब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आपका 2 आ गया तो आपको पता होगा डिग्री DCL डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज बराबर होता है DOL इंटू DFL। ये आपको पता होगा कि जो आपका कंबाइंड लिवरेज है वो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अभी हमने DCL भी निकाल दिया था, कितना निकाला था, DCL दिया ही हुआ है 3, और ऑपरेटिंग लिवरेज अभी हमने निकाल दिया था 1/MOS करके 2। तो आप DFL निकाल लोगे क्योंकि हमको DFL ही पूछ रहा है, तो 3/2 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1.50। अगर फिर भी किसी को इसमें समस्या आई है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम स्पेस है, क्योंकि हम अभी फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं, जब लैपटॉप आ जाएगा तो लैपटॉप से बनाया करेंगे, तो अभी आपको इसी में एडजस्ट करना होगा। फिर भी आपको समस्या आ रही है तो आप हमसे टेलीग्राम में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपका गलत करा सकते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दी है आपको, सेल्स दी है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो दिया है, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का मैं समझता हूँ कि सबको फॉर्मूला पता है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT।
सी अपॉन EBIT। सी क्या मतलब है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको दिया नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल दोगे आप इजीली, क्योंकि 1 लाख का 40% PV रेशो तो दिया है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 40,000, कितना हो गया 40,000। और EBIT कैसे निकालोगे आप, कॉन्ट्रीब्यूशन जो आया है उसमें से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे, 40,000 में से 20,000, तो कितना बचा EBIT 20,000। तो 40,000 अपॉन 20,000 आंसर इज 2। बहुत ईजी होते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समस्या है तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश रिसीव्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। तो आपको पता पड़ गया होगा, जब शेयर में कोई चीज़ इन्वेस्ट की गई है तो वो आपकी किस तरह की एक्टिविटी हो जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। इसमें जो आपका सी आंसर है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट आपने वर्ड सुना होगा, उसका मतलब क्या होता है, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस भी इंक्लूड होते हैं उसमें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वेल, ये भी होता है इनसिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो बोथ ए एंड बी है, दोनों ही चीज़ें आपकी कैश एंड बैंक बैलेंस में इंक्लूड की जाती हैं। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स स्टैंड्स ट्रू वाइल प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के टाइम पर, शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आप करंट एसेट्स में इंक्रीज कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, भाई बिल्कुल होगी, क्योंकि कैश डेटर्स में इंक्रीज होगा तो करेंट एसेट्स ज़्यादा हो रही हैं, तो इसका मतलब आपका जो वर्किंग कैपिटल का बैलेंस है वो पॉजिटिव आएगा, ज़्यादा आएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं करंट एसेट्स में तो डिक्रीज करता है वर्किंग कैपिटल को, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यहाँ थोड़ा आगे शायद इसका पूरा लिखा होगा, हाँ यहाँ लिखा हुआ है एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब ए और जो सी हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ाओगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो गलत है कि अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ए और सी आपका राइट आंसर। इंट्रोड्यूस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, उनका नाम था आपका हैकिमियन एंड जॉन्स। ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, HRA ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग नया कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, तो आपको पता है जो ह्यूमन वैल्यू है वो अकाउंट में सबसे वैल्यूएबल मानी जाती है, उसके बाद ये कैपिटल आती हैं बाकी की। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट दिया है ये हैकिमियन एंड जोन्स ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लेव एंड स्क्वाड मॉडल इंट्रोड्यूस बाय लेव स्क्वाड वाज इंट्रोड्यूस इन द रेयर। इसमें पहले ही आंसर आ गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। 1971 में ये कॉन्सेप्ट आया था, किसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लेव एंड स्क्वाड मॉडल। ये बिल्कुल नया सा नाम है, तो आपको याद कर लेना है कि ये 1971 में आया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लेव एंड स्क्वाड। पीओके का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑर्डरिंग कन्वन। क्या नाम है, प्रोडक्शन ऑर्डरिंग कन्वन। जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए प्रोसेस अकाउंट इज डेबिटेड बाई एबनॉर्मल गेन, द वैल्यू इज डिटरमाइंड एज, वैल्यू को कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो ये प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करते हैं बाई एबनॉर्मल गेन जब हो जाता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। कन्वर्जन कॉस्ट किसका सम होता है, कन्वर्जन कॉस्ट आपको पता है इसमें हम डायरेक्ट मटेरियल को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि उसके बाद की कॉस्ट होती है। तो जो राइट आंसर है डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड फैक्ट्री ओवरहेड, बी ऑप्शन इज द राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हैज बीन प्रपोज्ड बाय स्टैंडर्ड कमिटी ऑफ यूके। तो जो उन्होंने आपका मेथड दिया था वो करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड दिया था। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड कमिटी ऑफ यूके ने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में मेथड प्रपोज किया था करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये 4 फॉर्मूले आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, बिल्कुल ठीक फॉर्मूला है। पीवी रेशियो चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, ये तो आपने पढ़ा होगा बचपन से ही। ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में निकालते हैं तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन कल भी मैंने ए पार्ट 1 में एक इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, रिक्वायर्ड सेल टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, वहाँ पर क्या फॉर्मूला बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। लेकिन यहाँ फिक्स कॉस्ट तो दी नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका फॉर्मूला है जो करेक्ट नहीं है। अब ये यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो बेहद पसंद आएगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम में संपर्क कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद।